नमस्कार दोस्तों। देखिए, जिंदगी के अंदर बहुत लोग मिलते हैं, मिलने भी चाहिए, और वो खुश नसीब होते हैं जिनको अच्छे लोग मिलते हैं। और वो शख्स जब आपके साथ में हो और यूं कहे कि तू चिंता क्यों करता है यार, मैं हूं ना तेरे साथ, और अंगली पकड़ के आपको चलना सिखा दे और दौड़ना भी सिखा दे, मंजिल तक आ जाए, उसके बाद कहे कि अब आगे का रास्ता खुद तय कर ले, ऐसी एक शख्सियत। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उस शख्स की जिसकी आवाज ही उसकी पहचान है, जिसकी आवाज में एक दम है, जिसके ऊपर अनुभव और ज्ञान दोनों का एक अद्भुत समावेश है। और उसके बाद में जब वो चलते हैं तो यूं लोग पीछे से पहचान जाते हैं कि रेडियो में से आ रही आवाज, अरे ये तो वो ही मुकुल गोस्वामी है। जी हाँ जनाब, आज हम बात कर रहे हैं मुकुल गोस्वामी की। मुकुल गोस्वामी एक ऐसा नाम जिसने रेडियो की दुनिया के अंदर तहलका मचाया, और उस दौर में मचाया जब टीवी का दौर नहीं था, या कहें एफएम की दुनिया नहीं थी, सोशल मीडिया की जो चिल्लापो है वो नहीं थी, और उसके बीच में रेडियो से यूथ को, जिसको आज के जैन जी बोलते हैं, वो जैन जी को साथ में लेकर, बुजुर्गों को साथ लेकर, प्रौढ़ को साथ लेकर, महिलाओं को साथ लेकर, छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर। मुझे वो किस्सा याद है, मैं बात कर रहा हूं जब मैं बचपन में छोटा सा था, आकाशवाणी के ऊपर एक कार्यक्रम आता था सुबह 10 बजे, जिसका नाम ही मुकुल था। जी, कार्यक्रम में मेरी एंट्री हुई थी, और वहां बच्चों से जो बात करने वाले शख्स थे वो थे मुकुल गोस्वामी। और आज फिर उसी दुनिया में, उसी दौर के अंदर, अब देखिए इस व्यक्ति की खासियत, रेडियो पे आपने आवाज सुनी, आवाज सुनने के साथ साथ वर्ल्ड कप क्रिकेट के मैच में कमेंट्री में आवाज सुनी मुकुल गोस्वामी, डेविस कप के जो मैच हुए उसके अंदर आवाज सुनी कमेंट्री के अंदर मुकुल गोस्वामी, ओलंपिक गेम्स में जो आवाज सुनी कमेंट्री में उसमें मुकुल गोस्वामी, यानी जिधर सुनो उधर मुकुल गोस्वामी। और आज मुकुल गोस्वामी जी का बाहेजी डिजिटल मीडिया पे होना, ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं ये बहुत ही गर्व का विषय है। और हमारे जो दर्शक हैं उनको निश्चित रूप से जो मुकुल जी के साथ आज गपशप होगी, देखिए कोई मैं आज किसी भी तरीके से ज्ञान की बातों की तरफ नहीं जाऊंगा, ना ही कुछ बात करूंगा, और मुकुल गोस्वामी किसी परिचय के मोहताज भी नहीं है। आज हम उनसे छोटे छोटे ऐसे किस्से सुनेंगे जिसमें एक संदेश भी होगा, जिसमें चोहलबाजी भी होगी, और जिसमें एक सबक भी होगा। जानते हैं सफर की शुरुआत मुकुल गोस्वामी के साथ बाहेजी डिजिटल मीडिया के इस कार्यक्रम में। मुकुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, इतनी ज्यादा तारीफ आपने कर दी कि मुझे लग रहा है मैं फूल के गैस का गुब्बारा हो जाऊंगा। आई डोंट डिजर्व दैट। और बस आकाशवाणी ने हमें बहुत कुछ दिया, इसमें कोई शक ही नहीं है। मैंने क्या आकाशवाणी को दिया ये तो तुलना ही नहीं हो सकती, लेकिन रिवर्स में आज हम जो कुछ भी हैं सिर्फ आकाशवाणी के बदौलत है। तो मैं बहुत आभारी हूँ, और उसी के माध्यम से आपसे परिचय हुआ था। अगर याद हो आपको तो प्रश्न मंच एक प्रोग्राम हुआ करता था आकाशवाणी में, वो खोज भी आप ही की थी। हाँ। जनरली जो गवर्नमेंट के चैनल्स होते हैं उस पे प्रश्न मंच का आना जी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी। और प्रश्न जनता पत्रों के माध्यम से भी कर सकती है, फोन के माध्यम से करती है। मुझे लगता है कि आकाशवाणी को नया जीवन अगर किसी ने दिया तो वो ये फोन इन प्रोग्राम फोन इन है। आप याद है, आप अखबार के प्रतिनिधि आया करते थे, प्रश्न के ऐसे कटाक्ष आप लोग पूछा करते थे कि मंत्री पहले तो सकपका जाते थे लेकिन बाद में आप मरहम भी लगा देते थे। और फिर दूसरे दिन अखबार में जब छपती थी खबरें आकाशवाणी की, तो उसमें ऐसा लगता था जैसे पता नहीं क्या हुआ है इस राज्य में, अचानक की जबरदस्त संकट में घिरे हुए हैं लोग, जन समस्याओं का समाधान मिल रहा है, भीड़ खड़ी हुई है बाहर। तो वो दौर के आप भी साक्षी रहे, और मैं भी साक्षी रहा। मुकुल जी कहते हैं कि आपकी आवाज मां सरस्वती का एक साक्षात वरदान है, और हम प्रे करते हैं कि ये आवाज हमेशा लोगों के दिलो जहान के अंदर राज करती रहे। कई अवसर ऐसा है मुकुल जी, मैं सच बता रहा हूँ, मैं कोई आप पे कोई बटरिंग का वाला मामला नहीं है, लेकिन कई ऐसा अवसर आया जब हम लोग चलते रहे तो जो ही बात लगी, आवाज सुनी तो लगा कि ये किसकी आवाज हो सकती है। तो जो साथ लोग हुआ करते थे, दोस्त लोग, वो तो यार ये तो मुकुल की आवाज है। क्या बात, क्या बात। तो तब लगता था यार नहीं यार, अपनी कॉलर ऊंची है, अपना कनेक्शन बहुत ऊंचा है।
मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं बीकानेर में था तो एक बार मैं मेरी पत्नी, नई नई शादी हुई थी, तो हम टांगे में जा रहे थे, तो पीछे दौड़ते हुए कुछ लड़के आए और धीरे से पूछते हैं कि आप मुकुल गोस्वामी हो क्या। तो मुझे लगा पहली दफा इज्जत सही जगह पे मिल गई। लेकिन कई दुखद प्रसंग भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। क्या होता है कि जब आप आवाज के माध्यम से तो जवान भी होते हैं और सब कुछ भी होते हैं, जी जी। दूसरा ब्रॉडकास्ट में उर्कम क्या होता है कि आपको ये नहीं देखना होता कि आपकी उम्र क्या है। हाँ हाँ। मैं अगर 40 का हूँ लेकिन अगर युवाओं से बात कर रहा हूँ तो मेरी शक्ल तो दिख नहीं रही है, तो उसमें आपको एकदम यंग बन के बात करना आपकी पड़ेगा। आवाज को जवानी का दौर माना जाता है। तो मेरी बिटिया सेंट एंसलम स्कूल जोधपुर में पढ़ती थी, तो वो करवा चौथ का दिन था, वो बस में जा रही थी, तो उसकी एक सहपाठी ने कहा कि आज मैंने करवा चौथ रखा है। तो उसने पूछा किसके लिए, वो तो अभी अनमेरिड है। बोलती एक ब्रॉडकास्टर है, कूल कूल मुकुल। That was so embarrassing। उसने बोला मैं मर्डर कर दूंगी, मेरे बापू जी है वो। So that was the funniest part कि आपको कई बार ऐसी यातना भी झेलनी पड़ती है। नहीं, लेकिन उस दिन ही आपको ये तो लगा होगा कि यार कुछ तो कमाया है मैंने। हाँ सही कह। एक जूही परमार हैं, फिल्म एक्ट्रेस, टीवी सीरियल्स में बहुत पॉपुलर थी, उनको बुलाया मैंने, तो उनको क्या लेने के लिए मेरी वाइफ बिंदु गोस्वामी इवेंट मैनेजर थी, तो उन्हें रिसीव करने के लिए हम एयरपोर्ट गए थे। फिर उनसे बोला शाम को आप सन सिटी एफएम में आइएगा, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने जो लेके आ रहे थे उनसे, उनको बोला, मैंने कहा कि भाई इनको ना गाड़ी में ही आप ऑन कर देना रेडियो, और जितनी देर में आप आ रहे हैं उतनी देर में मैं लिसनर्स को असेंबल कर दूंगा कि भाई ऐसे आ चुकी हैं। उस समय फोन इन के माध्यम से बहुत एफएम आए थे, बड़ा क्रेज था। तो जैसे ही उनका मैंने अनाउंसमेंट किया कि जूही परमार, तब सोशल मीडिया में ऐसे पोस्ट नहीं आती थी, रेडियो में ही आप अनाउंस करिए कि आज का वो क्या है, प्रोमो क्या है। तो वो जैसे ही उन्होंने ऑन किया होगा तो उन्हें पता नहीं भगवान आवाज अच्छी लगी होगी। अब वो जब स्टूडियो में आई तो मेरी क्या एक खास बात थी कि ऑपरेशन में अपने हाथों में रखता था, अनाउंसर्स को कभी ऑपरेशन नहीं देता था। तो मैं ऑपरेशन टेबल पे था और वो सामने बूथ पे एक लड़की को एंकर थी मेरी, वो बैठी हुई थी। तो वो जैसे ही उन्होंने एंट्री की तो उनको मेल वॉइस सुनाई दी और वहां सिर्फ एक फीमेल थी। तो जूही एकदम थोड़ी चौंकी कि ये फीमेल मेल भी आवाज में बोल रही है, वो बड़ी चॉकलेटी सी आवाज हो रही है, तो कमाल की लड़की है। तो फिर जब उन्होंने मुड़ के देखा तो मैं वहां पे अनाउंसमेंट कर रहा था कि जूही आपका स्वागत है, तो वो मेरी तरफ ऐसे देखा उन्होंने और अपना बाका फाड़ लिया पूरा। आप अब दैट प्रोग्राम वाज लाइव, तो मैंने कहा मैम आपका अभिनंदन है, कुर्सी में बैठिए आप और शुरू करते हैं प्रश्न। वो यू विल नॉट बिलीव विक्रम, वो उठी वहां से लाइव प्रोग्राम को छोड़ के, शी केम टू माय ऑपरेशन टेबल और वहां आके उन्होंने कहा आई कांट बिलीव आप बोल रहे हो ये। मैंने कहा कर ले बहन, विश्वास कर ले, मेरी इज्जत मत लूट। सो दैट वाज आल्सो वन मेमोरी जो बहुत आपको। कई बार मुकुल जी ऐसी स्थितियां बनी होगी जब आप वर्ल्ड कप क्रिकेट की कमेंट्री कर रहे थे जी, उसका कोई एक रोचक किस्सा जो आज भी मैच करता है, क्योंकि देखिए क्रिकेट के दीवाने तब भी थे, क्रिकेट के दीवाने आज भी है। फर्क इतना सा है, उस समय सुनील गावस्कर, गुंडप्पा विश्वनाथ, यशपाल हुआ करते थे, आज वैभव सूर्यवंशी वगैरह बड़े बड़े तोप हैं। लेकिन उस समय ना क्रिकेट का एक अलग दौर था और डेवलपिंग स्टेज में था। 2003 की बात करता हूँ, तब इंटरनेशनल साउंड इंट्रोड्यूस हुआ था। आज हम जो सिस्टम्स माइक देख रहे हैं ये सब कल्पना थी उस समय। सिर्फ एक ग्राउंड में माइक लग जाया करते थे, उनका ही ऑडियंस का शोर आया करता था। तो उस समय ये इंट्रोड्यूस हुआ था, तो हरभजन सिंह और सचिन तेंदुलकर खेल रहे थे और साउंड उनका बड़ा अच्छा आ रहा था, बात करते हुए आपस में, भजी भाग, भजी दौड़, दौड़ा नहीं जा रहा क्या, ऐसे करके। तो पहली दफा ऐसा हुआ कि आपको कमेंट्री के साथ साथ आप वो साउंड सुन रहे हो, तो बड़ा मजा आ रहा था कि यार ये लोग जो भी बोल रहे हैं वो ज्यों का त्यों आ रहा है। अब ये नया इंट्रोडक्शन था तो बड़ा मुश्किल था, कमेंटेटर्स का फ्लो जो होता है रेडियो की कमेंट्री में अगर आप देखेंगे तो ना वो वन वे होती है, मतलब वो धारा प्रवाह चलते रहते हैं, सोचते रहते हैं, डिस्टरबेंस उन्हें पसंद ही नहीं है रेडियो। तो मैं प्रोड्यूसर भी था, तो मैंने कहा भाई ऐसा करते हैं कि ये जब आउट्स दैट की अपील ऑडियो में आती है
तो आप रुकिए और फिर उसका इस्तेमाल करिए, तो वो साउंड भी जब आएगा हाउस दैट एंड देन आप इसी के साथ अपील, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ये प्रयोग उन्हें पच नहीं रहा था, तो उन्होंने मेरी शिकायत कर दी कि साहब ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो अब वो कोई मुझे ये तो नहीं कह सकता था कि प्रोड्यूसर को कि भाई आप ये साउंड कम करा दीजिए या इनको रोकिए मत। उन्होंने मुझसे कहा कि लेवल बहुत तेज आ रहा है म्यूजिक का। तो उस समय में बाहर ना श्रीकांत और शिवराम कृष्णन, हम 3 लोग ऐसे थे जो वेजिटेरियन थे, बाकी सब नॉन वेजिटेरियन। अब साउथ अफ्रीका में अगर एक बार आपका लंच मिस हो गया तो पूरे दिन ग्राउंड में आपको भूखे रहना है। तो श्रीकांत हमेशा मेरे पास आके पीठ में, गोस्वामी लंच लंच। तो मैं वो लेने गया हुआ था और फोन आया डांटते हुए बड़ी जोर से कि बहुत तेज साउंड आ रहा है, इंटरनेशनल साउंड, आप स्पॉइल कर रहे हैं कमेंट्री। मैंने कहा क्या हुआ? बोले आवाज सुनाई नहीं दे रही, सिर्फ साउंड ही साउंड आ रहा है। अब नए नए लोग होते हैं, उनको एक्सपेरिमेंट का अभ्यस्त होते नहीं है। तो उन्होंने जोर से बोला डीजी बहुत नाराज हो रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा 1 मिनट रुको। मैंने कहा मैं साउंड कम करता हूँ अभी ना। और मैं बाहर ही खड़ा हुआ था, वहीं से मैंने बोला साउंड कम हो गया? बोले अब एग्जैक्टली बहुत अच्छा हो गया। तो मैंने कहा मूर्खों, मैं बाहर घूम रहा हूँ, लंच ले रहा हूँ, ये साइकोलॉजिकल है आपकी। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं कि जब आप किसी खिलाड़ी को नहीं पहचान पाते हैं, तो तब आपका अंदर का मन कहता है कि नहीं 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 आप गलत बोल रहे हो यार, गलत नाम ले लिया। आमतौर पे कमेंट्री की विधा के लोग कहते हैं कि आप भूल जाइए कि आपने अगर गलत बोल दिया है तो कोई बात नहीं। तो अब ये बताइए मुकुल जी, देखिए बहुत लोगों को एफएम सुनते हैं या रेडियो सुनते हैं, आज भी देखिए कुछ भी कहिए, कितने भी एफएम आ गए हों, लेकिन जो उद्घोषक का लेवल है, वो उनका वॉइस स्ट्रक्चर देख लीजिए, चाहे नॉलेज देख लीजिए, चाहे शब्दों का उच्चारण देख लीजिए, आज भी विविध भारती और आकाशवाणी के नीचे नीचे है। बहुत बढ़िया। और मैं बता रहा हूँ, आज भी मैं मेरी बताता हूँ, मैं और मेरी वाइफ भी रात को जब तक हम लोग विविध भारती ना सुन लें, रात को 11 बजे विविध भारती बंद हो, तब तक हम सुनते हैं, क्योंकि उसमें डिफरेंट चीज है। और फिर जो उनकी आवाज है दिल को सुकून देती है। ऐसा लगता है कि जैसे वो लोरी गा रहे हैं सुलाने के लिए कि अब टाइम आ गया, अब सोने की तैयारी करो। आज की यूथ में ऐसी क्या कमी है कि वो चीज उसमें नहीं आती? क्यों वो चीज पैदा नहीं कर पा रहा? देखिए रुक्रम बहुत सीधे, मैंने ऑल इंडिया रेडियो ने 2006 में बहुत ही दुख के साथ छोड़ा। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करते हैं, आपको वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत सम्मान देता है। मुझे विश्व के सबसे बड़े बड़े पुरस्कार जिनको कह सकते हैं, जो आई एम द ओनली इंडियन हु रिसीव्ड दैट। तो आप जब उसको संस्थान को छोड़ते हो तो उसके पीछे बहुत दुख होता है। उसके पीछे कारण क्या था कि हर संस्थान अगर समय को नहीं पढ़ता है, आज की सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि आप अखबार चला रहे हो और आप सोच रहे हो कि जो वर्तमान है वही सच है। आप टीवी चैनल चला रहे हो और आप सोच रहे हो जो वर्तमान है वही सच है। आपको भविष्य पढ़ना होगा। आपने भी भविष्य पढ़ा, आप सोशल मीडिया में आ गए, आप रिपोर्टर थे, ब्यूरो चीफ थे, एडिटर हो गए थे। वो सब छोड़ के जब आपको लगता है कि प्रभाव को समझ नहीं रहे, मुझे लगता है ऑल इंडिया रेडियो कोप अप नहीं कर पाया उसके सीजन को। ऑल इंडिया रेडियो से ही मिर्ची जन्म लिया। टाइम्स को सबसे पहले आकाशवाणी ने ही 1 आधा घंटे का टाइम दिया था, और वो जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो हमें उसकी नब्ज पढ़ लेनी चाहिए थी कि समय बदल रहा है। देखिए ठहराव और आकाशवाणी की जो विशेषता है उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, उसमें कोई संशय ही नहीं है। जो ज्ञान उच्चारण सीखा करते थे, अगर आपको हमें याद है अंग्रेजी के न्यूज रीडर को सुनने के बाद हम उच्चारण सीखा करते थे कि किस तरह से आदमी बोलता है, अंग्रेजी क्या है, शब्द का सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो वो दौर था। पर जब अब युवा पीढ़ी को आप देख रहे हो कि युवा पीढ़ी फास्ट होती जा रही है, उसका मूवमेंट बढ़ता जा रहा है, तो आपको समय के हिसाब से थोड़ा सा बदलाव लाना चाहिए। तो हमने कोशिश की, हमने जब एफएम शुरू किया, आकाशवाणी का पिंक सिटी किया, रेडियो सन सिटी जोधपुर में किया, तो हमने उसको कोप अप करने की कोशिश की, तो तुरंत ऑडियंस ने सपोर्ट किया। तो अब क्या हो गया कि उसके बाद एफएम इंडस्ट्री ने अपने आप को बर्बाद कर लिया। उन्होंने वर्तमान को पढ़ा, भविष्य को नहीं पढ़ा। ये उबाऊ जो चीजें होती हैं, आप रेडियो क्यों सुनते थे? क्योंकि रेडियो में एंटरटेनमेंट होता था,
शास्त्रीय संगीत आया करता था, कमेंट्री आया करती थी, बड़े बड़े इंटरव्यू आते थे, वार्ताओं का अखिल भारतीय कार्यक्रम आता था। सो नॉलेज, एंटरटेनमेंट, एवरीथिंग वाज देयर। अब आपने क्या किया, वन वे ट्रैफिक एफएम में कर दिया। एफएम में आज कुछ है ही नहीं। गाना मैं स्पॉटिफाई में सुन सकता हूँ। आपके अनाउंसर्स की भड़कट तो पॉडकास्टर आपसे बहुत ज्यादा अच्छे बोलने लग गए। तो आप जब उस कंपटीशन को समझ नहीं रहे और अपनी लकीर के फकीर बने हुए हैं, तो आपका कहीं भविष्य डगमगाना था। मैं आपको अभी कह रहा हूँ 2030 के बाद एफएम इंडस्ट्री और न्यूज इंडस्ट्री दोनों का सबसे कठिनतम समय होगा। अभी बहुत सारे चैनल्स एफएम वाले, एक बड़ी श्रृंखला चल रही है कि एफएम बंद हो गए क्या, मर गया क्या रेडियो। तो ये प्रश्न क्यों उठ रहा है? सिर्फ इसलिए उठ रहा है कि आप जो भी रेडियो चलाने वाले हैं, इतना दुर्भाग्य है कि आकाशवाणी में पहले जब लोग रेडियो के जो डायरेक्टर होते थे बहुत ज्ञानी लोग होते थे जी। और साहित्य का जमावड़ा होता था। वो वहां पे आप उस भवन में प्रवेश कर लो तो आपको बड़ा अच्छा लगता था बहुत लिटरेरी किसी ऑर्गेनाइजेशन में आ गए। उस समय ये भी होता था ना कि एक सर्टिफिकेट मिल जाता, आकाशवाणी पे यदि कैजुअल अनाउंसर भी है या तो वो एक सर्टिफिकेट होता था बहुत बड़ा। अगर आप संगीत में आकाशवाणी में नहीं आ रहे हैं तो आपको कार्यक्रम नहीं मिलते थे, लोगों को पहचान ही नहीं बनती थी साहित्यकार। और अगर कहानी आपकी आकाशवाणी में नहीं आ रही है तो आपकी ब्रांडिंग ही नहीं है। मुकुल जी, चूंकि उस दौर में आप भी थे, हर कोई व्यक्ति उस दौर से बाहर निकलता है जी, लेकिन आपकी जो जवानी का दौर था जिसमें मुकुल गोस्वामी की आवाज के साथ साथ मुकुल गोस्वामी का बिल्कुल हैंडसम पर्सनैलिटी जी, और फिर उसके बीच में आकाशवाणी के स्टूडियो में बैठकर आपका इंटरव्यू लेना और उसके बाद आपके लिए ऑटोग्राफ्स की लाइन लेना जी, वो फीलिंग्स कैसी थी यार? बहुत बहुत लुभावना होता है। देखिए, ग्लैमर का अपना एक संसार होता है और ग्लैमर जब दूर भागता है तो वो सबसे बड़ा विषय होता है। फिल्म इंडस्ट्री इसका जवाब है। लेकिन मैंने कभी ना अपने आप को ग्लैमरस माना नहीं, हीरोइज्म या कोई। मैं बहुत साधारण परिवार से हूँ, मेरे पिता सन्यासी थे, तो मैं जमीन से कभी आगे बढ़ा ही नहीं। तो मुझे कभी ये नहीं लगा कि आज ये मेरे को पहचान रहे हैं या नहीं पहचान रहे। मैं किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म में जाता नहीं था, इसीलिए नहीं जाता था कि मुझे सम्मान या रिकॉग्निशन चाहते नहीं। लोग अनाउंस करते रहते थे आइए आइए और मैं छप के भाग जाता था। पर वो दौर बहुत अच्छा था। मतलब आपको मैं एक बहुत छोटा एग्जांपल बताऊंगा। सुकून मन को क्या मिलता है कि शिक्षा मंत्री थे सीपी जोशी, आपको शायद याद हो उस दौर में, क्योंकि आप शांति धारीवाल जी के साथ और सारे प्रोग्राम आप कर चुके हैं। वो थी 2008 से 2013 के बीच का टाइम। तो उससे पहले का होगा क्योंकि 2006 में 2003 से 98 टू 2003 वाला होगा। जी वही। तो हम लोग प्रश्न मंच करके बाहर निकले और देखो भीड़ है भयंकर और 50 टीचर आए हुए थे तबादले के लिए और डेट निकली जा चुकी थी। अब आप जानते नहीं है, लोग एकदम आशा में खड़े हुए हैं दरवाजे पे आकाशवाणी के। तो मुझे लगा कि यार चाहे मंत्री कैसे भी हो, सीपी जोशी बड़े तेज तर्रार आदमी और डांट टपट देते सख्त थे। तो मैंने वो सारे इकट्ठे किए और सीपी जोशी साहब को ये दिया कि सर इनमें से एक को भी मैं जानता नहीं हूँ, डेट निकल चुकी है ये भी जानता हूँ, लेकिन ये कितनी आशाओं से आकाशवाणी के द्वार में पहुंचे हुए हैं कि आप तक पहुंच जाए। तो मेरा फर्ज सिर्फ एक सेतु की तरह है, मैं आपको ये पकड़ा देता हूँ, इनका भाग्य जाने और आप जाने। आप देखिए कमाल उर्क्रम की उसके बाद करीब 15 दिन बाद एक माउंट आबू से फोन आया किसी टीचर का रोते हुए कि सर मैं कैसे थैंक्स दूं आपको। तो मैंने कहा क्या हो गया? बोले हम लोग का जोन अलग अलग था एंड हमारा ट्रांसफर हो गया, जो कि विश्वास लायक ही नहीं है। तो ये जानने के बाद ना मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि मैं किसी बहुत सही जगह में, क्योंकि आप तो पत्रकार हैं, आपने पता नहीं कितने लोगों का भला किया होगा, आपको तो रोजाना वो अवसर मिलते थे, लेकिन हमें ये अवसर बहुत कम मिलता था कि जब आप जनता के लिए, जनता की समस्याओं को, मंजीत सिंह थे तो मंजीत सिंह ने तोड़फोड़ कर रखी थी, वो डरे हुए थे कि मैं ब्रॉडकास्ट में नहीं आऊंगा, मैं ब्रॉडकास्ट में आऊंगा पब्लिक गालियां देगी। अशोक गहलोत जी का जब प्रोग्राम था तो मेरे डायरेक्टर ने मुझसे कहा रिजाइन दे दो, अगर किसी ने गाली दे दी, किसी ने कुछ बोल दिया तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो मैंने कहा मेरी नौकरी ले लीजिए आप। मुझे पक्का यकीन था कि आकाशवाणी जैसे सुसंस्कृत माध्यम में कोई भी आदमी फोन पे
किसी भी मुख्यमंत्री को, आज की बात छोड़ दीजिए, आज आज अगर आप किसी को रील या वो दे देते हो, लेकिन मुझे ये विश्वास था और मेरे विश्वास की रक्षा हुई। वो प्रोग्राम इतना जबरदस्त गया कि कल्पना ही नहीं कर सकते उसकी। नहीं, आपने उस दौर के अंदर बहुत सारे ऐसे, यूं कहे, ऐसे मुकाम हासिल किए जी। और वहां से आप आगे निकल गए, कदम आज आपके वहां है, उसको कोई पार नहीं कर सका। ऐसा कुछ नहीं है, पर हाँ, आकाशवाणी जयपुर को ना, जिस संस्थान के लिए आप काम करते हो, वहाँ अचानक आपको पता लग चला कि 91 की बात है, आकाशवाणी को कभी कोई इनाम ही नहीं मिला। हाँ, आकाशवाणी जयपुर को पहली दफे अगर कोई अवार्ड, फर्स्ट प्राइज मिला, इससे पहले कंसोलेशन प्राइज मिला करते थे, तो जब आपको 2000 में सन्नाटो की वेदना में पहला पुरस्कार मिला, तो मुझे बड़ा सुकून मिला कि यार मैं जिस संस्था में काम कर रहा हूँ उसकी पहली अगर कोई पट्टी बनी है तो वो मेरे नाम की है। कितनी खुशी की बात होती है किसी संस्थान के लिए पहला व्यक्ति बन जाना, और वो पहला व्यक्ति भी इस तरीके का बन जाना कि जिसने उस संस्थान के फेदर ऑफ कैप जी। में कुछ बढ़ोतरी कर दी। मुझे और गौरव की बात बताऊं आपको कि हमें एक फ्रांस में इनाम मिला था, मुझे ही मिला था, ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड उसको बोलते हैं। वो इंटर कंट्री अवार्ड होता है, मतलब एक तो होता है कि आप आकाशवाणी के लिए कोई अवार्ड ले लेते हैं तो वो तो इंटरनल आपके आकाशवाणी केंद्रों का कंपटीशन हुआ। एक होता है कि भारत एक पार्टिसिपेंट के रूप में पूरे विश्व में भाग ले रहा है, तो कई तमाम देशों के लोग, देशों के ब्रॉडकास्टर्स थे। हाँ। वी वन दैट अवार्ड, तो आई एम द ओनली इंडियन हु गॉट दैट अवार्ड। और जयपुर को वो सौभाग्य है, आकाशवाणी जयपुर को, कि मेरे कारण या जयपुर के कारण मुझे वो पर्सनल फ्रांस जाके लेके आना पड़ा। तो उसकी भी बड़ी अच्छी दास्तान है, अगर तुम। बिल्कुल बिल्कुल सुनेंगे, हम सुनेंगे, दर्शक भी जानना चाहते हैं। मैं बहुत फक्कड़ और साधारण किस्म का आदमी था, और अवार्ड के लिए जब वो इंटरनेशनल रिलेशन वाले हमारी जो डायरेक्टर थी उषा पुरी, उन्होंने मुझे बोला कि यार तुम्हारे तो जूते बड़े साधारण से हैं, कपड़े तुम्हारे बड़े साधारण हैं, तो तुम वहां जाओगे, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करोगे, तो तुम्हें अच्छे कपड़े खरीदने पड़ेंगे। मैंने कहा अच्छे कपड़े का मतलब क्या है? बोले नए जूते लो, कोट खरीदो, वो खरीदो। मैंने कहा 2 रुपए तो आप दे नहीं रहे और 10,000 का खर्चा बता रहे हो, 8,000 मेरी तनख्वाह है, तो मेरे को नहीं चाहिए। बोली नहीं, तुम्हें लेने चाहिए। अब आप सोचिए कि मैं बढ़िया कोट टाई, मेरे दोस्त हैं कुलविंदर सिंह कंग, उनसे टाई उधार ली और जूते खरीदे, और वहाँ फ्रांस की धरती में पहुंच गया। मैं उसी दिन की बात है जिस दिन संसद में हमला हुआ था, दिसंबर की। अटल जी प्रधानमंत्री होते थे जी। अब वहां पहुंचा तो टाई वाई पहन के, कोट वोट पहन के, पसीने आ रहे होंगे अंदर से। हाँ, नहीं, उस समय -6 टेम्परेचर था, तो ठंड में कंबल ओढ़ने की इच्छा हो रही थी। तो वहां जाके जैसी एंट्री हुआ तो उस हॉल में सारे लोग ट्राउजर और शॉर्ट्स में, माय गॉड, मैं अकेला कोट में, और एक जो मुझे नाम देने वाले थे दो ही बंदर, जो फिर मुझे लगा वहीं से कहीं से फोन करूं। उस समय मोबाइल थे नहीं, उस तरह का फोन था कि लैंडलाइन से जाके बात करो कि मैया तूने मेरे 10,000 रुपए खराब करवा दिए, यहाँ तो सब कच्चे बनियान में है, मैं कोट का क्या करूं? तो लेकिन उसको अब ऑक्शन करना चाहिए उस कोट को ना। जी। अच्छा मुकुल जी, ये तो हमारी बातें चलती रही, बहुत सारा मुकाम आपने हासिल किया, लोगों ने बहुत कुछ सीखा। और मैं भी बताऊं आपको, बेसिकली मैं अपनी बताता हूं, तो मैं लिखने पढ़ने वाला रहा, मैं कभी आवाज के साथ मेरा कोई नाता नहीं रहा, लेकिन मैंने आप लोगों को सुन सुन के बहुत कुछ सीखने की कोशिश की। आपके अंदाज, आपका उच्चारण, आपकी भाषा और उसकी मर्यादा, बस सबसे बड़ी चीज मर्यादा, ये सुनने का किया। और आज ईश्वर की इतनी कृपा है कि सब चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है विक्रम। आप अपने मुंह से नहीं बोलना चाहते, मुझे पता है। भाया जी बहुत पॉपुलर चैनल है जी। मुकुल जी, आपने डायरेक्ट शादी करी या प्यार मोहब्बत के किस्से किए? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। शादी से पहले मैंने मेरी पत्नी को देखा भी नहीं था। क्या बात कर रहे हो? हमारा वो जमाना था जब ऐसे थोड़ी अलाउ था। एक छोटे से कमरे में सबको बैठा दिया गया था, आड़ा मुंह करके वो बैठी हुई थी, सब लोग बैठे हुए हैं, आप सिर्फ एक सवाल पूछ सकते हो। तो मेरे को कुछ आता भी नहीं था, मैंने सिर्फ इतना सा सवाल पूछा, रेडियो सुनती हो? तो उन्होंने मुंह हिला दिया। दैट वाज द ओनली थिंग व्हिच वी नो अबाउट। हाँ, मतलब उन्होंने मुंह हिला दिया, मतलब हाँ मैं रेडियो सुनती हूँ। तो आपने पास कर दिया, इतना तो सुनते ही। इसके अलावा कोई चॉइस ही नहीं दिया। तो
जो आज के युवा सोचते हैं कि प्री वेडिंग और डेटिंग और वो जानना, तो हमें तो शादी से पहले एक आड़े मुंह का बस स्मरण है कि आपने याद है वो तस्वीर आपको बिंदु एकदम। गोस्वामी जी की जो आपकी या पत्नी बनी? क्यों नहीं बनेगी, वो तो पहली आप नहीं, आप पहचान पाए थे कि पहचान पाए थे क्योंकि उल्टा मुंह करके दिखाया गया था। तुझे मैं सत्य बोलूं विक्रम जी, मैंने यही बाद में बाहर आके मेरी बड़ी बहन से कहा कि है तो वही ना। मुझे ढंग से देखने तो दो भाई, मैंने देखा भी नहीं है, तो मुझे दोबारा भेजा गया कि अब की भाई। फिर भी उन लोगों ने ऐसा नहीं किया कि भीड़ हटा दें, वो वैसे ही बैठे हुए थे उतने के उतने, बोले अब हाँ मुंह थोड़ा सीधा कर लो। दैट वाज द ओनली सहूलियत। तो वो दौर अलग था, आपने बड़ा अच्छा कुरेदा इसको। लेकिन आपको नहीं लगता कि उस दौर के अंदर माँ बाप देखा करते थे और उसके साथ ही परिवार को भी देखा करते थे? बहुत सही। और वो एक दौर ऐसा था जिसमें परिवार को देखने के साथ ही परिवारों की बॉन्डिंग, परिवारों के संस्कार, और जो आज स्थितियां हो रही है, जैसे बहुत कुछ देखने को मिलता है कि कुछ दिन बाद पता चला विचार नहीं मिल रहे, अलग रह रहे हैं, घर आ गए वापस, और फिर उसको प्रोटेक्ट भी करना जी। तो परिवारों का जो बिखराव होना और न्यूक्लियर यूनिट्स का जन्म लेना, बहुत बहुत जल्द ये एक बहुत बड़ी समस्या नहीं बनती जा रही? बहुत बड़े विषय को उठा लिया विक्रम आपने। हम लोग की जो चाय की टेबल है उसमें अमूमन पत्नी और पति में अगर कोई चर्चा होती है तो आज ये हो गया, आज ये हो गया, आज इनका घर टूट गया, आज इनका वो हो गया। ये बहुत गंभीर समस्या होती जा रही है, क्योंकि माँ बाप का रोल बच्चों के विवाह के चयन में अब रहा ही नहीं। जो आप कह रहे हैं ना, अब बच्चे अपनी पसंद की शादी करते हैं। जब पसंद करते हैं तो इतना पसंद करते हैं कि उन्हें लगता है प्राण यही है, और नफरत करते हैं तब तो तुरंत ही वो नफरत ऐसी बदल जाती है कि बंदूक लेके भागो। और फिर संदूक में या ड्रम में, वो एक पराकाष्ठा है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन दोनों पक्ष इसमें बहुत गलत है। एक, लड़कियों की स्थिति क्या थी, पहले माँ बाप कहते जाते थे कि बेटा यही तेरा सब कुछ है ना, सो अब तेरे को यहाँ से वापस जिंदा नहीं लौटना है, तो उसके पास कोई अल्टरनेट नहीं होता, एडजस्ट करती थी वो। अब लड़कियां इतनी डेवलप हो गई हैं, इतनी सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गई हैं, नौकरी कर रही हैं पुरुष के बराबर कंधे से कंधा। आप सोचिए कि वो नौकरी भी कर रही हैं और खाना भी बना रही हैं और घर के परिवार की भी देखभाल कर रही हैं। यही तो लड़कियों की और स्त्रियों की खासियत है। उनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और ईगो बढ़ता है कि भाई मुझ पे दादागिरी क्यों, मैं बराबर हूँ खड़े हुए जब कंधे पे कंधा, तो मुझ पे किसी का आधिपत्य क्यों। लड़कों की स्थिति इतनी खराब हो गई है, माँ बाप लड़कों के पालन में मुझे लगता है बहुत बुरी एक चीज डाल देते हैं कि तू सर्वश्रेष्ठ है ना। बेटे का मोह कह दीजिए या कुछ कह दीजिए, तो वो बेटे की बुराई देखना ही नहीं चाहती, बेटे की आधिपत्य को नजर भी नहीं आती, उनको आधिपत्य को खोना नहीं चाहते कि भाई बेटा कैसे एक बहू आई और आते ही मालिकन बन गई। मालिकन तो मैं हूँ 25 साल से। सो ये छोटे छोटे क्लैश ना पुराने जमाने में भी होते थे, लेकिन पुराने जमाने में दोनों सह जाते थे और कहीं दिक्कत आती तो बड़े बुजुर्गों के हस्तक्षेप डांट देते थे। अब वो बड़े बुजुर्गों का हस्तक्षेप भी खत्म हो गया। दूसरा, फिर मैं आपको बहुत खुले दिल से कहूंगा कि बाप का दिल अब अपनी बेटी को कष्ट भोगते हुए नहीं देख सकता। तू तुरंत कहेगा घर आ जा, मैं सक्षम हूँ। पुराने जमाने के बाप और आज के बाप में बहुत अंतर हो गया। वो लड़की को भी लड़के की तरह पालते हैं, लड़की के दुख सुख के साथ खड़े होते हैं। कुछ घरों में इंटरफेरेंस ज्यादा होता है तो उसके परिणाम है, कुछ जगह बहुत शालीनता से सह जाते हैं तो दुष्परिणाम है। और ये बहुत बहुत बड़ा भविष्य का प्रश्न है कि परिवार ही नहीं, पूरी श्रृंखला जो सामाजिक है वो छिन्न भिन्न हो रही है। आज समाज का कोई रोल ही नहीं है आपके लिए। पहले समाज के लोग आके पंचायत बैठा लेते थे या आपके बड़े बुजुर्ग धमका देते थे, आप मामला सलट जाता था। अब कोई कहता है इनके फटे में मैं क्यों टांग लगाऊं। मुकुल जी की बात से आपको एहसास हो जाना चाहिए, और निश्चित रूप से देखिए बहुत गंभीर बात इन्होंने कही है और एक अनुभव के साथ भी कही है कि न्यूक्लियर यूनिट्स के अंदर मैं और मेरा ये जब भाव आ जाता है तो परिवार से अलगाव स्वाभाविक होता है। तब परिवार आपको पसंद नहीं आता, जबकि ये मान के चलिए जिस बच्चे के साथ में आपका पति, यानी आपका पति और उनका बच्चा
जो अपने माँ बाप को इतने 30 साल 25 साल जिन्होंने लालन पालन पोषण करके उसको बड़ा किया, इस काबिल बनाया, बुढ़ापे के अंदर वो आज अकेले रोटियां बना रहे हैं या किसी का मुंह ताक रहे हैं। आप भी कभी ऐसा मत सोचिए, वो भी आपके माँ बाप हैं, वो भी आपको सुख देने के लिए ही हैं, वो कभी आपका बुरा नहीं चाहते और उनके साथ में मिलकर रहिए। और ये मानिए कि ये यूनिट एक है, और जब ये यूनिट का भाव आपके अंदर आ गया तो निश्चित रूप से मान के चलिएगा कि परिवार वापस एक होगा, आपके साथ आपके एक और माँ बाप जुड़ गए। और जिनको भी ये अहंकार आ जाता है या जिनको भी ये ईगो पैदा हो जाता है कि ये सब मेरा कमाया हुआ है जी, तो जब आपका कमाया हुआ है तो वो भी परिवार के काम आ रहा है, और जब आपका पति कमा रहा था वो भी आपके तो भी आपके काम आ रहा था। तो मिलजुल कर इस गाड़ी को यदि आगे बढ़ाया जाए तो देखिए खुशहाली कितनी होती है, और मतलब आपको भी अच्छा लगेगा और आपके बारे में भी लोग अच्छा कहेंगे, और कम से कम ये जो स्थितियां बन रही है आज समाज के अंदर उससे भी मुक्ति मिल पाएगी। दोस्तों, मुकुल गोस्वामी के साथ में आपके जितने भी सवाल हैं, आपके दिल में जितने भी आए, आप लिखिए, कमेंट बॉक्स में जाइए, लिखिए आप आराम से, और उनके जवाब दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। हम फिर लेकर मुकुल गोस्वामी को वापस हाजिर हो जाएंगे, और यह हमारे साथ एक प्रिविलेज है कि मुकुल गोस्वामी का हम पर वरदस्त है। हम जो कुछ भी हैं उसके अंदर मुकुल गोस्वामी एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको यूं ही हर बार एक ऐसी विद्वान, एक ऐसी विदुषी से मुलाकात कराते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।